I think these kind of people need to be brought out in public and lynched properly. Right, ma'am. जो भी बलात्कार के मामले आते हैं उसमें जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दे दी जाए। Punishment should be so strong that it should be in the mind of everybody. जो मैंने आपसे जो कहा, रेप करना तो दूर की बात हो, लड़कियों की तरफ दो गलत नजरिए से देखने से भी वो आदमी 5 बार सोचे। इनको फांसी दो, ना कि इनको जेल में बिठा के खाना खिलाओ। 3 टाइम की रोटी देने से अच्छा इनको चौराहे पर फांसी दो, तब की द्वारा कोई ये काम कर ना सके। अगर आप सजा नहीं दे सकते तो करिए इन जंतर मंतर की रोडों पे हमारे हवाले। हम देते हैं बलात्कारियों को फांसी। हम अब मोमबत्तियां नहीं चलाएंगे मोदी जी। डॉक्टर प्रियंका के जो अपराधी है उनको जल्द ही फांसी की सजा होनी चाहिए। इसमें आप तुरंत एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करें और इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई रहम नहीं, कुछ नहीं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हैदराबाद के जघन्य बलात्कार मामले को कई दिन गुजर चुके हैं। लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर रहा है। इसकी एक झलक संसद में भी देखने को मिली। जया बच्चन जो कि सांसद हैं एक राज्यसभा में, उन्होंने ये कहा कि पब्लिक लिंचिंग होनी चाहिए उन लोगों की, उनको जो है जनता के हवाले कर देना चाहिए। इस तरह के बयान दिए। इसके अलावा आम लोग तो बार बार कह ही रहे हैं कि किस तरह से जो है फांसी की सज़ा ही सिर्फ इसका एक इलाज हो सकता है। स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि वो जो है अनशन कर रही हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं जब तक कि सज़ा नहीं होती, जब तक कि फांसी की सज़ा नहीं होती उन लोगों को जिन्होंने इस बलात्कार को अंजाम दिया, तब तक वो इससे नहीं हटेंगी अनशन से। इसके अलावा भी तरह तरह के बयान आ रहे हैं, हम आपको बताएंगे उन बयानों के बारे में। लेकिन यहाँ ये बात सच है कि आम लोगों का गुस्सा जायज़ है और जिस तरह से सांसद या नेता भी इन बातों को कह रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानी ये होती है कि पिछले 5.5 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा की लगातार सरकार है, दोबारा वो जीत कर आए हैं। क्या वाकई ये आम लोग जिनको गुस्सा आ रहा है अभी, जो जायज़ है गुस्सा एक तरीके से, लेकिन इस पूरी ध्रुवीकरण की राजनीति में अगर मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान, शमशान की जब राजनीति हो रही है, जब महिला अधिकारों को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर कोई राजनीतिक मुद्दा बना ही नहीं है इतने सालों में, तो हम ये कैसे उम्मीद करें कि ये नेता वाकई हमारी बात सुनेंगे और ऐसे कानून बनेंगे या सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी सड़कों पर, घरों के अंदर, या इस तरह का माहौल पैदा किया जाएगा। क्योंकि अगर एक के बाद एक सांप्रदायिक राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति की बुनियाद पर अगर एक पार्टी बार बार सत्ता में चुनकर आ रही है, अलग अलग राज्यों में उसकी सरकार बन रही है, तो वाकई वो नज़रअंदाज कर सकती है, वो ये अफोर्ड कर सकती है कि पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दे वो देश की आधी आबादी को, उसकी सुरक्षा के पूरे मुद्दे को। तो ये हमें समझने की भी ज़रूरत है एक वोटर के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर, कि क्या वाकई हम भी जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है उससे वो मांग कर रहे हैं जो हमारे असली मुद्दे हैं, या हम खुश हैं मंदिर मस्जिद के मुद्दों को लेकर, सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर। संसद में मैंने झलक देखी अलग अलग नेताओं की। वेंकैया नायडू ये कह रहे हैं कि जो नाबालिग है यानी जुवेनाइल है उसके साथ रियायत क्यों बरती जाए, उम्र का जुर्म से क्या लेना देना। ये उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, यानी कि जुवेनाइल को भी फांसी की सज़ा दी जाए या जुवेनाइल को भी सज़ा में रियायत ना दी जाए जिस तरह से देश का कानून कहता है। राजस्थान में मंत्री BD कल्ला ने कहा कि इंटरनेट जो है वो इस तरह के बिहेवियर के लिए और आखिरकार रेप के लिए ज़िम्मेदार है। राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री के कानून में सख्ती के लिए तैयार हैं, क्योंकि जाहिर है पब्लिक सेंटिमेंट जो है, जो लोगों की भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, लोगों की भावनाओं के अनुसार चलते हुए वो इस बहस को तैयार हैं सदन में कि जो कानून है रेप को लेकर अभी देश में, उसमें और ज़्यादा सख्ती लाई जाए। सीधे तौर पर वो सरकार जो देश में मौजूदा कानून है उनका सीधे तौर पर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाती, लागू नहीं कर पाती, वो बहाने के तौर पर, एक शॉर्टकट के तौर पे हमेशा ये कहती है कि वो कानून ज़्यादा सख्त करने को तैयार है। तो जब हम बार बार इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि हमें ज़्यादा सख्त कानून चाहिए, बिना ये समझते हुए कि तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो इसके अगेंस्ट जाती हैं, कि कभी भी जो आंकड़ों से लेकर तमाम दलीलों तक ये बात स्थापित हो चुकी है कि मौत की सज़ा से जो रेपिस्ट है या जो पोटेंशियल रेपिस्ट हैं, जो लोग इस तरह की मानसिकता, इस तरह की जहनियत रखते हैं,
उनको ऐसा नहीं है कि वो हतोत्साहित हो जाएंगे, वो डिस्करेज हो जाएंगे इस बात को लेकर कि बहुत सख्त सज़ा है और इसलिए वो इस घिनौने काम को अंजाम न दें। मैं आपको बताऊंगी अलग अलग पॉइंट्स में 7 पॉइंट्स आपके सामने मैं इस बात को लेकर साबित करूंगी कि क्यों मौत की सज़ा जो पीड़ित महिला है या वो महिलाएं जो इस खौफ में जी रही हैं उनके लिए और ज़्यादा बदतरीन साबित हो सकता है अगर मौत की सज़ा हम रेप को लेकर भारत में तय कर देते हैं। लेकिन उससे पहले एक और अहम बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये कि इस पूरे मुद्दे का जो सांप्रदायिकरण हो रहा है कि जो 4 लोग इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं हैदराबाद के इस मामले में, उसमें एक व्यक्ति जो है वो इस्लाम धर्म का मानने वाला है, मुस्लिम है, और 3 व्यक्ति जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं। इसको लेके बार बार एक तरह से हम देख रहे हैं जब भी कोई बलात्कार का मामला आता है और 2 अलग अलग धर्मों के लोग यानी कि जो पीड़ित है और जो बलात्कार का आरोपी है अगर उनके धर्म अलग अलग हैं तो उनको लेकर लगातार एक सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की जा रही है। हमसे हमारी इंसानियत छीनी जा रही है कि हम अगर गुस्सा करें, हम अगर आउटरीच करें तो इसको देख लें पहले कि रेपिस्ट कौन है और रेप विक्टिम कौन है। अभी आपको फिलहाल ये स्क्रीन पे जो ट्वीट नज़र आ रहे हैं, बार बार लोग मेरे इन ट्वीट्स को निकाल कर ट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में एक तरह की नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक महिला होने के बावजूद, पत्रकार होने के बावजूद मैं जो हूँ, कठुआ में जो बलात्कार की घटना हुई उसमें मैंने ये कहा कि वो सांप्रदायिक घटना है और इस घटना को जो हैदराबाद की घटना है उसके सांप्रदायिकरण को रोकने की मैं गुहार कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे साफ कर देना चाहती हूँ कि कठुआ की जो घटना थी वो साफ तौर पर एक सांप्रदायिक घटना थी क्योंकि उस छोटी बच्ची का धर्म देखकर उसके समुदाय को डराने की एक कोशिश के तौर पर उस बच्ची के साथ ज्यादती की गई और उसकी हत्या की गई। इस बात के पूरे तरीके से प्रमाण है हमारे पास कि ये सांप्रदायिकरण करने की ही कोशिश थी इस पूरे इलाके की ताकि उस समुदाय के लोग वहाँ से डर कर भाग जाएं। इसके बाद भाजपा के लोग यहाँ तक कि मंत्रियों तक ने जो आरोपी थे बलात्कार के उनके बचाव में रैलियां निकाली। इस तरह की कोई रैली हैदराबाद में नहीं निकली कि जो आरोपियों के फेवर में निकली हो या इस महिला का धर्म देखकर उसको टारगेट किया गया हो। तो साफ तौर पर ये दोनों अलग अलग मामले हैं, उनको अलग अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। होता यह है कि जब ये इस तरह के दक्षिणपंथी जो ट्रोल हैं जब एक पत्रकार को या एक सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उनको टारगेट करते हैं कि ये जिम्मेदार हैं, ये इनका सांप्रदायिकरण कर रहे हैं या ये अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं, तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी से हम दूर कर देते हैं कि बलात्कार के मामले या महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, बल्कि पूरा ब्लेम आप एक व्यक्ति पर या 2 व्यक्ति पर डाल दीजिए और इससे सरकार अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाती है। अब मैं वापस आती हूँ इस बात पर कि क्यों मैं ये समझती हूँ कि जो मौत की सज़ा है, जो डेथ पेनल्टी है, वो समाधान नहीं है बलात्कार रोकने के लिए, महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा देने के लिए। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि जो आंकड़ा है हमारे पास वो हमें ये बताता है कि अगर जहाँ जहाँ मौत की सज़ाएं हैं दुनिया में वहाँ ऐसा नहीं है कि बलात्कार के मामले कम हो गए हों। और जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार तो सख्त दिखने की कोशिश करती है क्योंकि वो जब जो मौजूदा कानून है उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती तो वो कहती है कानून हम और सख्त कर देंगे। यानी मौजूदा कानून तो आपसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, उसमें आप पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, लेकिन कहते हैं कानून हम और कड़ा कर देंगे क्योंकि उसमें जाहिर है कुछ ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही वजह है कि 2012 का जो निर्भया कांड था उसके बाद जो जस्टिस JS वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी ये कहती है कि मौत की सज़ा की ज़रूरत नहीं है बलात्कार के मामले में क्योंकि कानून लागू नहीं होते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सज़ा की मांग करते हैं। ये जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट है जो साफ तौर पर अंडरलाइन करती है कि कानून ना होने की वजह से, जो कानून ना लागू होने की वजह से, जो मौजूदा कानून है इसकी वजह से लोगों में एक हताशा, एक नाउमीदी पैदा होती है और इसलिए ये मांग होती है कि कानून सख्त कर दिया जाए, लेकिन इससे बलात्कार के मामले रुकेंगे नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर मौत की सज़ा कर भी दी जाए इस मामले में तो इसको लेकर भी आर्ग्यूमेंट ये है कि ये मामला अगर मौत की सज़ा होती है तो लंबा खिंचेगा। हम जानते हैं हमारी अदालतें कितने दबाव में हैं, कितने लाखों की तादाद में जो मुकदमे हैं वो अदालतों में फंसे हुए हैं, निचली अदालतों में भी और जो अपर कोर्ट्स हैं उनमें भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये मामले और ज़्यादा लंबे खिंचेंगे क्योंकि किसी की जान का मामला है और ऐसे ही किसी को पनिशमेंट या सज़ा नहीं दी जा सकती। आरोपी से ज़्यादा हमने देखा है कि पीड़ित को अदालतों के चक्कर, पुलिस स्टेशन के चक्कर, जो गवाह हैं, जो सबूत हैं इकट्ठा करने में, यानी पहले एक महिला उस तमाम ज़्यादती से 2-4 होती है और उसके बाद अदालतों के चक्कर लगाना और ये साबित करना कि हाँ उसके साथ ये ज़्यादती हुई है, कहीं ना कहीं बार बार उसे उस जो बुरा ख्वाब था उससे बार बार गुजरना पड़ता है।
और कुछ मशहूर मामलों में अगर बलात्कार के मामलों में अगर सज़ा हो भी जाए मौत की, तो इससे ये साबित नहीं होता कि हर बलात्कार के मामले में मौत की सज़ा हो पाएगी। और इसी में एक आखिरी जो दलील है वो ये है कि जो संविधान के मुताबिक राइट टू फेयर ट्रायल है, जो गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हर आदमी को एक फेयर ट्रायल का हक है, कि उसको पूरे तरीके से वो जगह मिले कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। कहीं ना कहीं ये जो सिद्धांत है भारत के संविधान का, उसके भी खिलाफ ये मामला जाता है। दूसरी अहम बात जो आपको हैरान कर सकती है, यानी कि हम सड़कों पर उतर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें फांसी की सज़ा चाहिए बलात्कारियों को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो लोग अभी सड़कों पर निकले हुए हैं वापस अपने घर जाएं और घर जाके देखें। NCRB का डेटा है वो ये बताता है कि करीब 95% मामले बलात्कार के वो हैं जहाँ पर जो बलात्कारी है वो उस महिला या बच्ची का परिचित है, यानी कि मामा, काका, दोस्त और वो लोग जो कि जान पहचान के हैं। हो सकता है घर के अंदर उनका अक्सर आने जाना हो या घर में ही एक परिवार का वो हिस्सा हो। 95% यानी 5% ऐसे लोग हैं, ऐसे बलात्कारी हैं जिनको हम नहीं जानते। 95% लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जिनकी शिकार होती हैं महिलाएं। तो वापस जाकर समाज को देखने की ज़रूरत है, अपने घरों को देखने की ज़रूरत है कि आखिर हमारी सोसाइटी में ऐसा क्या घट रहा है जिसमें पुरुष हैवान बनकर अपने ही जान पहचान की लड़कियों को और महिलाओं को शिकार बना रहे हैं। तो अगर फांसी की सज़ा इसका प्रावधान कर दिया जाता है बलात्कार के आरोपी का, तो अगर मान लेते हैं कि परिवार में कोई मामा, चाचा या पिता या भाई या दूर का या पास का जानने वाला है, तो परिवारों में ये दबाव बनेगा कि इसके खिलाफ मुकदमा दायर ना किया जाए, क्योंकि अगर मुकदमा दायर होता है और साबित होता है अदालत में, तो उस व्यक्ति की जान चली जाएगी। और आप जानते हैं कि भारतीय परिवार कितने पितृसत्तात्मक तरीके से, कितने पेट्रियार्कल तरीके से जीते हैं, जहां एक महिला के साथ ज़्यादती से ज़्यादा उस व्यक्ति की जान को परवाह देने की आशंका हमेशा बनी रहेगी। अब दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है, एक बहुत ही वैलिड आर्गुमेंट है, वो ये है कि अगर मौत की सज़ा का प्रावधान कर दिया जाए तो जो बलात्कारी है वो ये सोचेगा कि इससे पहले कि मुझे मौत की सज़ा हो, क्यों ना मैं इस लड़की को ही मार दूं ताकि वो गवाही ना दे पाए। तो इसकी आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो पीड़ित है, जो शिकार है, उसकी हत्या कर सकता है ये रेपिस्ट। एक और अहम बात जिस पर हो सकता है कुछ लोग हमेशा आपत्ति करते हैं कि जो है क्लास या कास्ट के नज़रिए से चीज़ों को ना देखा जाए। वाकई अगर भारतीय समाज की जो हकीकत है, जो सच्चाई है, अगर वो कास्ट क्लास नहीं होती तो शायद हम भी देखने के लिए मजबूर नहीं होते। लेकिन जो सज़ा पाने वाले लोग होंगे, ये आंकड़ा ये बताता है इस बात को लेकर, उनमें भी इस बात की ज़्यादा आशंका है कि जो लोग महंगे वकील नहीं हायर कर पाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा, वो अपने मुकदमे अदालतों में हार जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जो बलात्कारी ना हो और उसको सज़ा हो जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महंगे वकील हायर ना कर पाए। या ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति बलात्कारी है वो महंगा वकील हायर करके उसकी फ़ीस देकर अदालत से बरी हो जाए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर दलीलें दे सकता होगा जो महंगा वकील होगा या जाना माना वकील होगा। तो आंकड़ा इसका ये है कि SC ST जो दलित और आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो अंडर ट्रायल्स में अगर देखा जाए, जो लोग फ़िलहाल जिनका ट्रायल चल रहा है अदालतों में, वो 1/3 हैं पूरी जो कैदियों की जो आबादी है उसका। और इसके अलावा अगर इतनी बात आपको नहीं चौंकाती है तो 3/4 वो लोग हैं जिनको मौत की सज़ा हुई है। उन लोगों में, मौत की सज़ा पाए लोगों में, जो लोअर कास्ट और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, वो 3/4 लोग हैं। अब इनकी आप आबादी देख लीजिए कितनी है SC STs माइनॉरिटीज़ की, और 3/4 लोग यानी 100 में से 75 लोग जो मौत की सज़ा पाए लोग हैं वो SC ST और माइनॉरिटीज़ में से आते हैं। यानी कि जो वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर तबके हैं हमारे समुदाय के, जिनके पास जो कानूनी प्रक्रिया है वो जितनी महंगी है, चाहे वकीलों की बात करें, अदालतों तक जाने की बात करें, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो उनके मामले अदालतों में धराशायी हो जाते हैं और उनको मौत की सज़ा हो जाती है। और भारतीय संविधान कहता है कि 99 दोषी बच जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। इसी सिद्धांत पर भारतीय संविधान बना हुआ है और शायद यही वजह है कि जिसको रेट्रिब्यूशन जस्टिस कहा जाता है, यानी बदले के लिए इंसाफ। जो सज़ा है, जो जेल है, जो अदालतें हैं, वो
आरोपी या दोषी से बदला लेने के लिए नहीं बनी हैं, बल्कि सुधार के लिए बनी हैं कि सज़ा के ज़रिए उस व्यक्ति के बर्ताव में सुधार आना चाहिए, बदला लेने के लिए नहीं कि अगर आपने मेरी जान ली है तो उस व्यक्ति की जान ली जाएगी। इसलिए जो सिद्धांत है पूरा इंसाफ का, वो इसके अगेंस्ट भी जाता है कि सरकारों का काम, जो वेलफेयर स्टेट है उसका काम बदले पर आधारित इंसाफ नहीं है। और आखिरी और सबसे ज़्यादा अहम जो आर्गुमेंट है, सबसे अहम बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, वो ये है कि बहुत लोग मैंने देखा है इस पितृसत्तात्मक समाज में, और एक महिला होने के नाते मैं इसको लेकर बहुत संवेदनशील भी हूँ और बहुत गहराई से इसको सोचती हूँ, जिसमें लोग रेप को डेथ के समानांतर मानते हैं कि किसी महिला का बलात्कार हो जाना मतलब उसकी मौत हो जाने जैसा है। और इसीलिए कहते हैं कि जिस तरह से उस व्यक्ति ने इस महिला के साथ सुलूक किया है, इसलिए उसको मौत की सज़ा होनी चाहिए। इसको समझना बहुत ज़रूरी है बारीकी से कि वो लोग जो कि बलात्कारियों के खून के प्यासे हो रहे हैं और कह रहे हैं कि फांसी दो, फांसी पर लटका दो, पब्लिक लिंचिंग होनी चाहिए, गर्दन काट देनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो महिलाओं के दोस्त हों, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी जो निजी ज़िंदगियां हैं, जो असली ज़िंदगी है, उसमें महिलाओं के साथ बहुत बराबरी या इंसाफ की बात करते हों। तो इसलिए वो लोग जो कि खून के प्यासे हो रहे हैं, मौत की सज़ा मांग रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं की बराबरी की या महिला सुरक्षा की बात करते हों। तो इसमें एक बहुत ज़रूरी बात यह है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मौत से जो बराबरी करते हैं, निर्भया के बाद आपको याद होगा गुजर चुकी हैं सुषमा स्वराज, उन्होंने कहा था कि एक महिला बलात्कार के बाद जिंदा लाश की तरह हो जाती है। मैं बहुत माफ़ी के साथ उनके साथ बिल्कुल असहमत हूँ कि महिला बलात्कार के बाद जिंदा लाश जैसी नहीं होती। बलात्कार जो है वो किसी भी हिंसा की तरह एक जुर्म की तरह समझे जाने वाली बात है, क्योंकि जब आप ये समझते हैं कि एक महिला का जो ऑनर है, उसकी जो आबरू है, उसकी इज्जत उसके जननांगों में है, उसके जेनिटल्स में है, सोच में यहाँ खराबी है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बलात्कार को इस तरह की मानसिकता बढ़ावा देती है, जहाँ आप महिला के साथ बलात्कार को इस तरह समझ लेते हैं कि अब इस महिला की समाज में कोई जगह नहीं रही, या उसके चरित्र पर एक सवालिया निशान है। सवालिया निशान उस व्यक्ति के चरित्र पर, उस व्यक्ति की समाज में जगह को लेकर होना चाहिए जिसने बलात्कार किया है, जो बलात्कार का दोषी है, ना कि वो जिसके साथ ये अपराध हुआ है। हो सकता है ये बात समझाने में मुश्किल हो रही हो, समझने में मुश्किल हो रही हो, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बलात्कार को किसी भी एक हिंसा या वायलेंस की तरह देखा जाना चाहिए, जैसे किसी के साथ भी उसकी मर्जी के बिना हिंसा होती है, बल्कि इसको इज्जत के साथ देखना, इसको आबरू, ऑनर के साथ जोड़ना, ये भी एक बड़ी वजह है जो बलात्कार जैसे जो जघन्य अपराध हैं उनको अंजाम देती है। तो यानी साफ तौर पर जो दलीलें मैंने आपके सामने दी हैं, मैं इस बात को लेकर पूरे तरीके से कन्विंस्ड हूँ कि जो मौत की सज़ा है वो बिल्कुल इस बात को नहीं सुनिश्चित करेगी कि समाज में और ज़्यादा महिलाओं के साथ ज़्यादती, गैर बराबरी या बलात्कार जैसे मामले नहीं होंगे, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि जो मौजूदा कानून हैं उन्हीं को सही तरीके से लागू किया जाए। दूसरी बात, समाज में महिला अधिकारों को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर एक तरह की अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है कि महिलाओं को जो पब्लिक स्पेसेस हैं और जो हमारे प्राइवेट स्पेसेस भी हैं, हमारे घर भी हैं, वहाँ पर भी उनको एक इंसान की तरह, एक नागरिक की तरह उनका दर्जा होना चाहिए। तभी शायद हम एक इस तरह के समाज का निर्माण कर पाएंगे जहाँ पर महिलाओं के साथ ज्यादती और हिंसा ना हो। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।